एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हमारे एमसी को दिखाते हैं जो कि एक बूढ़ी अम्मा की हेल्प करने के बाद वहाँ से जा रहा था। लेकिन जाते वक्त वो ट्रक से टकरा जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने एक गॉडेस थी। गॉडेस कहती है, अब तुम जिस दुनिया में जाने वाले हो वो एक मैजिकल दुनिया है। वहाँ पे शॉर्ट्स एंड मैजिक्स होते हैं और मैं तुम्हारा ही यहाँ पर इंतजार कर रही थी। एमसी कहता है, क्या तुम मुझे पहले से जानती हो? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ, क्योंकि तुम उन कुछ लोगों में से एक हो जो कि बिना किसी को पता चले उनकी हेल्प करता है। गॉडेस कहती है, मैं तुम्हें एक ब्लेसिंग देना चाहती हूँ। तुम इस दुनिया में कुछ भी बन सकते हो। एक हीरो बन सकते हो, एक डीमन किंग बन सकते हो, या फिर एक ड्रैगन बन सकते हो, यहाँ तक कि एक किंग ऑफ हेल भी बन सकते हो। और अब तुम्हें चूज करना है, तुम इस दुनिया में बनना क्या चाहते हो। एमसी कहता है, मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जो कि बिना किसी को पता चले दूसरों की हेल्प करता है, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर हो। गॉडेस कहती है, अच्छा तो तुम्हें बहुत ज्यादा ताकत चाहिए और तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इग्नोर करें। गॉडेस कहती है, तो फिर ठीक है, तुम इस दुनिया में एक आम इंसान के तौर पर जन्म लोगे और तुम्हारी ताकत किसी भी हीरो से, किसी भी डीमन किंग से और किसी भी ड्रैगन से ज़्यादा होगी। लेकिन एक शर्त पर, तुम्हारी ताकत का किसी को भी पता चला तो तुम्हारा दिल ब्लास्ट हो जाएगा। ये कहने के बाद गॉडेस उसे नई दुनिया में भेज देती है। हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारे एमसी के सामने बहुत बड़े बड़े लोमड़ी जैसे मॉन्स्टर खड़े थे और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारे एमसी ने उन सभी मॉन्स्टर को मार दिया होता है और उन सभी को मारने के बाद एमसी कहता है, चलो ठीक है, मुझे अभी गांव जाना चाहिए। और हमारे एमसी का नाम है यूरियन। यूरियन गांव में आता है और एक लड़की उसे बिना बताए जाने के लिए डांट लगाती है। इस लड़की का नाम नूना है। क्या तुम्हें पता है इस गांव के आसपास कितने ज्यादा वुल्फ घूम रहे हैं? यूरियन बिना बताए जाने के लिए नूना को सॉरी कहता है। अचानक से वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि यूरियन के बाल पकड़ते हुए उसे फेंक देता है। वो आदमी कहता है, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट ही क्यों किया? तुम तो बहुत कमजोर हो और मेरे कुछ काम के भी नहीं हो। हम यूरियन को देखते हैं, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि वो तो खुश हो रहा होता है कि वो भी आज पकड़ा नहीं गया और किसी ने अभी नोटिस नहीं किया कि उन गांव के आसपास रहने वाले मॉन्स्टर को मैं ही खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी बच्चे सफाई कर रहे थे और इससे खुश होकर गांव वाले उसे एक चिकन देते हैं। लेकिन हम कुछ देर बाद देखते हैं कि उस चिकन को वो बॉर्ड नहीं खा रहा होता है और डायरेक्टर उन्हें कुछ आलू दे देता है खाने के लिए। एक लड़की कहती है कि दीदी, लेकिन उन आंटी ने तो हमें चिकन दिया था खाने के लिए, हमें आलू क्यों खा रहे हैं? दूसरा लड़का कहता है, अब बस खा लो जो खाने के लिए मिल रहा है। वहीं यूरियन को उस डायरेक्टर पर गुस्सा आ रहा था। नूना 4 अंडों को दिखाते हुए कहती है कि ये देखो, ये अंडे मुझे उन आंटी ने छुपा कर दिए थे। नूना सभी को एक एक अंडा खाने के लिए देती है, लेकिन वो यूरियन को अपना वाला हिस्सा भी दे रही थी और यूरियन मना कर रहा था, लेकिन नूना जबरदस्ती कर रही थी। लेकिन तभी नूना के खुद के पेट से आवाज आती है और नूना एम्बेरस हो जाती है। यूरियन हमें बताता है कि जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था तो नूना ही थी जो कि मुझे डायरेक्टर के पास लेकर आई थी और मुझे खाना दिलाया और मुझे घर दिलाया। इसके बाद यूरियन नूना के मुंह में जबरदस्ती अंडा देते हुए कहता है कि नूना चलो मैजिक अकेडमी चलते हैं, अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें भरपेट खाने को मिलेगा। ये बात सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। डायरेक्टर कहता है कि बधाई हो नूना, तुम्हें एडॉप्ट किया जा रहा है और तुम्हें भी बधाई हो यूरियन, तुम्हें वुल्फ गॉड को सेक्रीफाइस किया जाएगा। लूना कहती है, लेकिन एक मिनट डायरेक्टर, आपने कहा था कि अगर मैं एडॉप्ट होने के लिए तैयार हो जाऊंगी तो आप यूरियन का ध्यान रखेंगे। डायरेक्टर यूरियन से कहता है, यूरियन क्या तुम्हें पता है कि अभी गाँव के आसपास वुल्फ अपीयर क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम उन्हें रेगुलरली खाना देते हैं, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें इस गाँव के लिए सेक्रीफाइस किया जा रहा है। वहीं यूरियन सोच रहा था, तो इसलिए ये हम जैसे ऑर्फन्स को पाल रहा था। तभी नूना चिल्लाते हुए कहती है कि डायरेक्टर प्लीज यूरियन के बदले मुझे सेक्रीफाइस कर दीजिए, लेकिन यूरियन को छोड़ दीजिए। ये सुनते ही डायरेक्टर नूना को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्योंकि नूना को एडॉप्ट किया जाने वाला था इसलिए डायरेक्टर नूना को मारता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं वहीं यूरियन को तो कुछ चिंता ही नहीं होती, वो तो आराम से सेक्रीफाइस होने के लिए बैठा था। लेकिन हम लोग तो जानते हैं हमारा यूरियन बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। इसके बाद नूना वहाँ पे आती है जिसने की अपने बाल यूरियन जैसा दिखने के लिए कटवा लिए थे। यूरियन तो नूना को देखकर शौक हो रहा था, लेकिन तभी नूना कहती है कि इस सब के लिए वक्त नहीं है, चलो अपने कपड़े उतारो, हम कपड़े बदल लेते हैं और तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे बदले मैं सेक्रीफाइस होंगी। यूरियन उसे ये करने के लिए मना करता है, लेकिन नूना हमें बताती है कि मेरे छोटे भाई को भी ऐसे ही सेक्रीफाइस कर दिया गया था। यूरियन, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुम्हें अपना छोटा भाई दिखाई दिया और मैं नहीं चाहती मैं अपने छोटे भाई को फिर से मरते हुए देखूं। यूरियन कहता है, लेकिन अगर ऐसा है तो चलो हम दोनों कहीं पर भाग जाते हैं। इस पे नूना कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो हम जल्दी पकड़े जाएंगे, और दूसरी बात, अगर डायरेक्टर ने मेरे ऐसे बाल देखे तो वो मुझे बहुत मारेगा। तो यूरियन तुम यहाँ से भागो और प्लीज मेरे लिए जिंदा रहो। वहीं यूरियन ये सब देखकर शौक हो रहा था और मन मन में सोच रहा था, मेरे पास इतनी ज्यादा ताकत होने का क्या ही फायदा। लेकिन तभी अचानक ही डायरेक्टर वहाँ पर आ जाता है और डायरेक्टर के हाथ में एक चाकू भी था। डायरेक्टर आते ही नूना के गर्दन पकड़ लेता है। डायरेक्टर कहता है, नूना तुम एक इम्पोर्टेंट मर्चेंडाइज हो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी। वहीं यूरियन ये सब देखकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे गॉडेस की बात याद आती है, अगर तुम्हारी
ताकत रिवील हुई तो तुम्हारा हाथ फट जाएगा। वहीं डायरेक्टर नूना का गला दबाया जा रहा था। डायरेक्टर कहता है, नूना मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं, मैं ही वुल्फ गॉड हूँ और मैंने तुम्हारे भाई को मारा था। मैं बच्चों के मीट को मॉन्स्टर को दे देता और उनके ऑर्गन्स निकाल कर उन्हें अच्छे प्राइस पर बेच देता। डायरेक्टर अपनी बकवास करे जा रहा था, लेकिन नूना अब अनकॉन्शियस हो चुकी थी। ये सब देखकर यूरियन बहुत ज्यादा गुस्से में था। डायरेक्टर यूरियन को देखते हुए कहता है, तुम्हारी नूना तो मर चुकी, लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि नूना तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, इसलिए मैं तुम्हें भी जल्दी नूना के पास भेज दूंगा। इसके बाद यूरियन को गॉडेस की एक बात याद आती है। गॉडेस पूछ रही होती है कि अगर तुम एक हीरो या फिर एक डीमन किंग क्यों नहीं बनना चाहते। यूरियन कहता है, एक हीरो और एक डीमन किंग अपनी ताकत अपने इंसानों के लिए या डीमंस के लिए यूज करता है, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं के लिए ताकत यूज करना चाहता हूँ जिनको कि मैं बचाना चाहता हूँ। इसके बाद यूरियन सिर्फ एक अपना हाथ घुमाता है और उसी की वजह से डायरेक्टर की मुंडी उड़ जाती है। यूरियन नूना को देखता है तो वो देखता है कि नूना भी मरी नहीं थी, वो अभी जिंदा थी। यूरियन नूना को हील करते हुए कहता है कि मुझे खुशी है, मैं ज्यादा लेट नहीं हुआ और अब मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। ये कहते हुए यूरियन अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लग रहा था कि वो अब मरने वाला है, लेकिन हम कुछ देर बाद देखते हैं यूरियन को कुछ भी नहीं हुआ था। यूरियन कहता है, शायद ऐसा हो सकता है कि इसको मेरी ताकत के बारे में पता चलने से पहले ही मैंने इसे मार दिया और अब 4 साल बीत चुके थे। यूरियन एक जंगल में था जहाँ पे वो एक बड़े से मॉन्स्टर को एक ही पंच मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद हमें सिस्टर आर्लिन को दिखाया जाता है। डायरेक्टर के मरने के बाद सिस्टर आर्लिन ने ही इन सभी का ध्यान रखा था। सिस्टर आर्लिन नूना और यूरियन से कह रही होती है, तुम अब इतने बड़े हो चुके हो कि तुम अब मैजिक अकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम दे पाओ, तो क्या तुम तैयार हो। यूरियन कहता है, मैं इस वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पास्ट के 4 साल बहुत ही ज्यादा बोरिंग थे, मैंने सभी मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से मार दिया और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद हमें मैजिक अकेडमी को दिखाया जाता है और इस मैजिक अकेडमी को रॉयल फैमिली द्वारा बनाया गया था और आज मैजिक अकेडमी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि एक नोबल है। क्रिस कहता है, यहाँ पे सभी के पास ब्लू ब्रोच है, जिसका मतलब है कि वो भी नोबल्स हैं, और रेड ब्रोच का मतलब है कि वो रॉयल फैमिली से आते हैं। लगता है कि अब की बार के एंट्रेंस एग्जामिनेशन आसान नहीं होने वाली। तभी क्रिस नूना और यूरियन को आते हुए देखता है जिन्होंने की ब्लैक ब्रोच पहन रखा था। ब्लैक ब्रोच का मतलब है कि वो सिर्फ कॉमनर है और इन्हें देखकर वहाँ पर सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। नूना कहती है, चलो यूरियन यहाँ से चलते हैं, ये लोग इंसान से ज्यादा उनके स्टेटस की परवाह करते हैं। लेकिन तभी मैजिक अकेडमी का हेड एग्जाम स्टार्ट करवा देता है और कहता है, इस एग्जाम में तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स और मैजिक स्किल्स देखी जाएंगी। वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर कहता है कि मैं तुम्हारा स्वॉर्ड स्किल्स का एग्जाम लेने वाला हूँ, तुम्हें अपनी स्वॉर्ड स्किल्स से इस पुतले पर अटैक करना है। तो पहले ये टीएन यहाँ पर आ जाओ। टीएन पूछती है, अगर मैं स्लैश नहीं कर पाई तो क्या मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी। इंस्ट्रक्टर कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें तुमसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन है नहीं, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, तुम सिर्फ वही करो जो तुम कर सकते हो। टीएन अटैक करती है लेकिन वो उसे आधा भी काट नहीं पाती। अगला क्रिस आता है लेकिन वो उसे आधा काट देता है। अगला रिसल नाम का बंदा आता है, वो भी उसे आधा काट देता है। और अगली होती है एला यानी कि नूना। एला जाती है, यूरियन उसे अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। एला जाती है लेकिन सभी लोग उस पर हंस रहे थे। एला कहती है, 4 साल पहले मैं यूरियन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं यूरियन को प्रोटेक्ट करूंगी। इसके बाद नूना स्लैश करती है और वो टारगेट के 2 टुकड़े कर देती है। ये देखकर सभी लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं जो कि उनका मजाक उड़ा देते हैं। वहीं इंस्ट्रक्टर कहता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। अगला नंबर यूरियन का होता है। इंस्ट्रक्टर कहता है, क्या इसका भाई भी इसकी बहन की तरह टैलेंटेड होगा। लेकिन हम देखते हैं कि यूरियन तो आधा भी काट नहीं पाता। हम सब लोग तो जानते हैं यूरियन ने अपने मन से नहीं किया। इसके बाद अगला मैजिक टेस्ट होता है। मैजिक टेस्ट की इंस्ट्रक्टर बताती है कि तुम्हें इस मैजिक स्टिक की मदद से अपने टारगेट पर शूट करना है। पहला नंबर क्रिस का होता है और वो बड़ी आसानी से अपने टारगेट पर शूट कर देता है। अगला नंबर यूरियन का होता है। यूरियन क्रिस से मैजिक वॉन्ड लेने के लिए जाता है, लेकिन क्रिस यूरियन को नीचा दिखाने के लिए मैजिक वॉन्ड को यूरियन के हाथ में देने की बजाय धरती में फेंक देता है। लेकिन यूरियन चुपचाप मैजिक वॉन्ड को उठाकर वहाँ से निकल जाता है। यूरियन कहता है, जैसा कि मैंने प्लान किया था, मैं अपनी मर्जी से फेल हो जाऊंगा और मेरी ताकत का किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अब जो होने वाला था उसका यूरियन को भी कुछ अंदाजा नहीं था। जैसे यूरियन अपनी मैजिक वॉन्ड से अटैक करने के लिए जाता है तो उसकी मैजिक वॉन्ड ही टूट जाती है। इसका बहुत बड़ा मतलब था क्योंकि यूरियन का मैजिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि वो मैजिक वॉन्ड झेल नहीं पाई। सभी लोग यूरियन को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। लेकिन तभी क्रिस कहता है कि लगता है ये मैजिक टूल पहले ही कमजोर हो चुका था, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके जैसा लो लाइफ इस मैजिक टूल को तोड़ दे। और सबको भी यही लगता है कि शायद मैजिक टूल पहले ही कमजोर हो चुका था। और ऐसा करने के लिए यूरियन मन मन में ही क्रिस को थैंक यू कहता है। यूरियन तो मन मन में सोच रहा था कि वो मैजिक टूल सच में बहुत ज्यादा कमजोर
था। मैंने अपनी थोड़ी सी पावर यूज की और उसी की वजह से वो टूट गया। अगली बार से मुझे बहुत ध्यान रखना होगा। इसके बाद हेडमास्टर कहता है अगले टेस्ट में तुमको 3-3 की टीम में डिवाइड किया जाएगा और तुम सभी फॉरेस्ट में जाओगे और उन मैजिकल मॉन्स्टर को मारोगे और उनके मोलर्स लेकर आओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप और माना कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम मॉन्स्टर को मार ही नहीं पाते तो। नूना यूरियन से कहती है यूरियन हम अपने सपने से केवल एक कदम दूर है, हमें इस टेस्ट को पास करने के लिए अपना 100% देना होगा। यूरियन भी इसके लिए हाँ करता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जिन 3 लोगों के सामने एक ही लाइट आएगी वो लोग एक ही टीम में होंगे। जैसे कि 3 लोगों के सामने लाल लाइट चमकती है तो वो 3 लोग एक ही टीम में होंगे। और नूना के सामने लाल लाइट चमकती है और नूना प्रिंसेस की टीम में थी, लेकिन यूरियन के सामने तो कोई लाइट चमकती नहीं है। यूरियन के पास रेसेल और टियन आती हैं क्योंकि इन लोगों के सामने भी कोई लाइट नहीं चमकी थी। इसका मतलब कि ये तीनों एक टीम है। और अब कुछ लोग रिसेल को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि रिसेल ये टेस्ट चौथी बार दे रहा था। और टियन को देखकर लोग कहते हैं कि देखो उस लड़की को, ये तो एक ऐसी नोबल है जिसको अबेंडन कर दिया गया। लेकिन यूरियन इन सब के साथ टीम बनाकर गुस्सा। इसके बाद टेस्ट स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि यूरियन की टीम एक मॉन्स्टर से बचकर भाग रही थी। वहीं यूरियन मन मन में सोच रहा होता है कि मुझे एडमिट होने के लिए कम से कम एक बियर मॉन्स्टर को तो मारना ही होगा, लेकिन इन दोनों के होते हुए मैं किसी को मार नहीं सकता। अगर मैं अकेला हूँ तो मैं 100-200 को आराम से मार सकता हूँ। रिसेल कहता है ये मेरा लास्ट चांस है और मैं अब की बार फेल नहीं होना चाहता, मुझे अपना बेस्ट करना होगा। इसके बाद रिसेल यूरियन और टियन से कहता है कि हमें टेस्ट को पास करने के लिए बियर मॉन्स्टर को मारना है और मोलर्स को इकट्ठा करना है, लेकिन हम कमजोर हैं इसलिए हम किसी बियर मॉन्स्टर को मार नहीं सकते। मेरे पास एक तरीका है जिससे हम उन्हें बिना मारे उनके मोलर्स इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद रिसेल टियन को एक पाउच देता है जिसमें कि हिरन का खून था। वो बियर मॉन्स्टर्स ब्लड की स्मेल के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जब वो बियर मॉन्स्टर इस स्मेल से निपट रहे होंगे तो हम उनका मोलर ले लेंगे। मतलब कि ये रिसेल टियन को बलि का बकरा बनाना चाहता है, लेकिन टियन इसके लिए मना करती है। रिसेल कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे तुम्हारे ऊपर फैला देता हूँ, इससे वो तुम्हारे पीछे ही आएंगे। लेकिन यूरियन उसे ये करने से रोकता है। रिसेल यूरियन से कहता है क्या तुम नहीं चाहते कि तुम अपनी बहन के साथ ये टेस्ट पास कर लो? और हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है, हम बिना इसके इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते। इसके बाद रिसेल और कहता है टीएन एक ऐसी नोबल है जिसको अबेंडन कर दिया गया है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। हमें टीएन के पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे एक औरत टीएन से बोल रही होती है कि यंग मिस, मैंने सुना कि आप फिर से एग्जाम में फेल हो गई, लेकिन तुम्हारा ओल्डर ब्रदर रिकी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए मुझे डाउट होता है कि क्या तुम्हारा ब्लड सेम है और यहाँ तक कि तुम हमारी फैमिली पर एक दब्बा हो। इसके बाद प्रेजेंट में यूरियन कहता है कि हर किसी का वक्त आता है, हम किसी को ऐसे ही बेकार नहीं कह सकते। अब भाई रिसेल का दिमाग खराब हो चुका था। अब वो दोनों पर ही ब्लड फेंक कर भाग जाता है और ब्लड को सूंघते सूंघते वो बियर मॉन्स्टर भी आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो कमेंट में जरूर बताना। तो वही अभी के लिए मैं लॉन्ग वीडियोस बना नहीं सकता यार, मैं भी चाहता हूँ कि मैं 1 घंटे से प्लस वीडियोस बनाऊँ, लेकिन मेरे पास डिवाइस अच्छा नहीं है और मेरे पास वाईफाई कनेक्शन भी नहीं है। इसीलिए आप सभी लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं 1 घंटे से प्लस वीडियोस बना पाऊँ। तो मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। रिसेल यूरियन और टियन के ऊपर खून फेंक कर भाग गया था और वहाँ पे बियर मॉन्स्टर आ गया था। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूरियन तो चुपचाप खड़ा था, लेकिन टियन बहुत ज्यादा घबरा रही थी और टियन यूरियन को देखकर कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा वीक है और मैं एक नोबल हूँ, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। हालांकि जैसे ही वो बियर मॉन्स्टर को देखती है वो घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो बियर मॉन्स्टर पर अटैक करती है। लेकिन बियर मॉन्स्टर पर इसके अटैक का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और टियन लड़ते लड़ते बेहोश हो जाती है और यूरियन उसे पकड़ लेता है। यूरियन कहता है तुम्हारा वक्त भी जल्दी आएगा और वो चश्मे वाला लड़का लगता है वो भाग गया। वेल ये मेरे लिए अच्छा ही है, अब मैं इस मॉन्स्टर को मार पाऊंगा। इसके बाद बियर मॉन्स्टर यूरियन पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हम सब तो जानते हैं यूरियन उसे एक ही पंच से मार देता है। यूरियन कहता है उस चश्मे वाले बंदे के वापस आने से पहले मुझे उसके लिए एक प्रैंक रेडी करना चाहिए, लेकिन वो चला कहाँ गया। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाता है प्रिंसेस की टीम को। यहाँ पर भी कुछ लोग प्रिंसेस की टीम के साथ वही करने का ट्राई कर रहे थे जो कि उन्होंने यूरियन के साथ किया था और वो ऐसा कर भी देते हैं। लेकिन हमारा जो रिकी है ना, ये भी कुछ कम नहीं है, ये उन सभी बियर मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से मार देता है और ये रिकी प्रिंसेस के कहने पर करता है और रिकी उन सभी को बांध देता है। रिसेल से पूछता है क्योंकि रिसेल भी उन्हीं के साथ था। रिकी पूछता है मेरी बहन टियन भी तुम्हारे साथ थी, वो कहाँ गई? रिसेल कहता है तुम्हारी बहन वो तो शायद अब तक मर चुकी होगी क्योंकि हमने भी उसी के साथ वही किया जो हमने तुम्हारे साथ किया और वो तो इतनी ताकतवर भी नहीं है। ये सुनते ही प्रिंसेस तुरंत रिकी को जाने के लिए कहती है और रिकी तुरंत वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे नूना को यूरियन की चिंता हो रही थी। रिकी आता है और वो देखता है कि टियन जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके सर पर खून लगा हुआ था और उसके पास यूरियन खड़ा था जिसने की अजीब सा हेलमेट पहना हुआ था अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। अब यूरियन को देखकर रिकी को लगता है कि ये सब यूरियन ने किया है, इसलिए रिकी यूरियन पर अटैक कर देता है। लेकिन यूरियन बड़ी आसानी से रिकी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर तो रिकी भी शॉक होता है। रिकी कहता है
तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी छोटी बहन को नुकसान पहुंचाने के बाद यहाँ से जा पाओगे? इस पर यूरियन कहता है, 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन रिकी यूरियन के बात सुनता ही नहीं और यूरियन पर एक विंड अटैक करता है, जिससे यूरियन थोड़ा सा पीछे हट जाता है और यूरियन कहता है, ये तो थोड़ा सा खतरनाक था, मेरा हेलमेट लगभग टूटने वाला था। रिकी टीएन पर एक विंड शील्ड लगाता है और कहता है, तुम्हारा ये अजीब सा हेलमेट और मेरी बेहोश लिटिल सिस्टर, इसे देखकर तुम्हें क्या लगता है? हालांकि जैसा कि तुम कहते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम अपराधी हो, लेकिन तुम ये जरूर जानते होंगे कि अपराधी कौन है। लेकिन इस बात का यूरियन कुछ अच्छे से जवाब दे नहीं पाता। अब की बार मैं तुम्हारे इस वाहियात से हेलमेट को तोड़ दूंगा और तुमसे उसका नाम उगलवाऊंगा, ये सब किसने किया। इस पर यूरियन कहता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये कहते हुए यूरियन बड़ी तेजी से अटैक करने के लिए आता है। इसकी स्पीड को देखकर तो रिकी भी शॉक था। रिकी कहता है कि इसकी स्पीड को देखकर तो लगता है कि ये मिड लेवल या फिर हायर लेवल नाइट होगा। लेकिन तभी रिकी यूरियन की गर्दन पर अटैक करता है और कहता है, लेकिन मेरी शॉट तुमसे भी ज्यादा फास्ट है। और रिकी को लगता है कि उसने यूरियन की गर्दन को काट दिया, लेकिन यूरियन तो उसके पीछे आ गया था, जो कि उसे बेहोश कर देता है। रिकी कहता है, जो तुम देख रहे थे वो सिर्फ मेरा आफ्टर इमेज था। इसी के बाद अनाउंसमेंट होती है कि 29th एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। कुछ लोगों ने दूसरे लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया मॉन्स्टर का यूज करके, लेकिन प्रिंसेस ने ये सब कुछ संभाल लिया है और रॉयल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं मिस जी को। अरे भाई, जो कि मैजिक टेस्ट ले रही थी। मिस जी कहती है कि इस साल स्टूडेंट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन तभी लाल बालों वाला कहता है कि इस साल के स्टूडेंट बहुत ज्यादा बेकार है। इस लाल बालों वाले का नाम जेरी है। हम देखते हैं कि जेरी कॉमनर को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता है और इसी बात पर मिस जी की और जेरी की तू में हो जाती है। प्रिंसिपल उन सभी को शांत करता है। प्रिंसिपल उस लड़के से कहता है कि जो लड़का उसकी रिपोर्ट दे रहा था कि एग्जाम में क्या क्या हुआ है। प्रिंसिपल कहता है कि चलो तुम आगे बताओ। वो लड़का कहता है कि हाँ, एग्जाम में टोटल 29 लोग पास हुए हैं और उनमें से टॉप 10 कुछ ये हैं। पहली है प्रिंसेस, दूसरा है रिकी, तीसरा है मैजिक स्वॉर्ड्समैन जेड और चौथी और पांचवी दोनों बहनें हैं जिनका नाम है कि सिया और मू। छठी है नूना, सातवां है क्रिस, आठवां है राइजो, नौवीं है हीना और 10वां है गोलियत। हम देखते हैं टीएन भी पास हो चुकी थी, जो कि 24वें नंबर पर आई थी। लेकिन हम देखते हैं कि यूरियन का नाम नहीं बोलता, इसका मतलब कि यूरियन फेल हो चुका है। अभी यूरियन इसी के बारे में सोच रहा था, तभी नूना वहाँ पे आती है और कहती है, मैंने सुना कि तुम एक ट्रैप में फंस गए थे, क्या तुम ठीक हो? यूरियन भी कहता है, हाँ हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे माफ करना तुम्हें इतनी चिंता हुई। और वैसे नूना, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम 30 प्लेस पर आई हो। नूना कहती है, हाँ मैं शायद बहुत ज्यादा लकी थी और मुझे आशा है कि मैं अगली साल भी लकी होंगी। यूरियन कहता है, नेक्स्ट ईयर क्यों, तुम तो पास हो चुकी हो। इस पर नूना कहती है कि मैं अभी इनरोल नहीं होना चाहती, चलो अगली बार साथ में इनरोल होते हैं। और ये सब नूना यूरियन की वजह से बोल रही थी, क्योंकि वो टेस्ट में फेल हो गया था। तभी क्रिस वहाँ पर आता है और उन दोनों पर हंसने लगता है। उसे देखकर यूरियन को गुस्सा आ रहा था। हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस जी कहती है कि मैं ये रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। प्रिंसिपल कहता है, लेकिन क्यों, मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है। मिस जी कहती है कि मैं टॉप 10 के बारे में बात नहीं कर रही, मैं यूरियन के बारे में बात कर रही हूँ। रिपोर्ट देने वाला लड़का कहता है कि हाँ, वो 6ठे नंबर पर आने वाली नूना का छोटा भाई है, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं किया। स्वॉर्डमैनशिप टीचर कहता है, हाँ नूना के मुकाबले में कुछ भी नहीं। तभी मिस जी कहती है कि लेकिन यूरियन के पास कमाल का टैलेंट है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे क्रिस अभी भी यूरियन और नूना के ऊपर हंसे जा रहा था। तभी एक काले सूट वाला आदमी भागते भागते आता है और कहता है, एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट करनी है, एक और लड़का पास हुआ है, इसका नाम है मैजिक मेजर यूरियन। ये सुनकर भाई सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक कॉमनर को स्पेशली एडमिट किया गया था। नूना ये सुनकर काफी खुश होती है, क्योंकि वो अब दोनों साथ में एडमिट हो पाएंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सब कैसे हुआ। हम मिस जी को देखते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि यूरियन फेल कैसे हो गया। उसके पास कमाल की मैजिक पावर है और उसका उस मैजिक पावर पर कमाल का कंट्रोल है, और किसी ऐसे बच्चे को जाने देना हमारे राज्य के लिए बहुत ज्यादा लॉस की बात है। जेरी कहता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस को लैक करता है। मिस जी कहती है कि और स्कूल ही वो जगह है जहाँ पर उसे एक्सपीरियंस मिल सकता है, और मुझे विश्वास है कि वो फ्यूचर में फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस वाले को सरपास कर पाएगा। इस पर जेरी बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि एक मामूली सा कॉमनर हमारे मैजिक स्कूल में एडमिट होना डिजर्व करता है? इस पर मिस जी जवाब देते हुए कहती है, मुझे लगता है कि वो तुम हो जो कि यहाँ पर होना डिजर्व नहीं करते। और इसी बात पर उन दोनों का झगड़ा होने लगता है। प्रिंसिपल उन्हें शांत करता है और कहता है, हमारा मैजिक स्कूल किसी के भी स्टेटस को नहीं देखता, और मुझे प्रोफेसर जी पर विश्वास है, क्योंकि वो हमारे देश के कुछ हेरोइक मैजिशियन में से एक है, और अगर उन्होंने कहा है तो यूरियन सच में टैलेंटेड होगा, और मैं मेरी अथॉरिटी को यूज करके यूरियन को एक स्पेशल एडमिशन के तौर पर एक्सेप्ट करता हूँ।
लेकिन अगर उसने प्रूव नहीं किया कि वो टैलेंटेड है तो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें रिकी को दिखाते हैं और रिकी यूरी सोंगोंग के बारे में सोच रहा था। यहाँ पे रिकी यूरी सोंगोंग यूरियन को ही बुला रहा है जब उसने हेलमेट पहन कर रखा था, और रिकी यूरियन की लंबाई नापते हुए कहता है कि मुझे लगता है वो यूरियन के जितना ही लंबा था। यूरियन भी रिकी को देखकर पहचान लेता है, अरे ये तो वही बंदा है। लेकिन रिकी ये कहते हुए यहाँ से चला जाता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो बंदा यही है। नूना यूरियन के पास आती है और कहती है आखिर इस बंदे को चाहिए क्या था। यूरियन कहता है कौन ही जाने से क्या चाहिए। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूरियन कह रहा था कि मैंने सुना है कि टॉप 10 स्टूडेंट और स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट को एडवांस क्लास में भेजा गया है। इसके बाद यूरियन और नूना क्लास में आते हैं जहाँ पे सभी टॉप 10 रैंक के बंदे बैठे हुए थे और हमारी प्रिंसेस फर्स्ट रैंक पे है और हमारी प्रिंसेस का नाम सेरुती है। वही नूना तो यही सोच रही थी कि आखिर हमें बैठना कहाँ। तभी वहाँ पे 8th रैंक राइजो आता है जो कि उन्हें बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है कि हे हटो यहाँ से। यूरियन और नूना चुपचाप हट भी जाते हैं। राइजो क्लास में एंटर करता है और तभी क्रिस उठते हुए कहता है कि तो तुम अब क्लास में आ रहे हो, तुम तो उन लोगों क्लास से भी लेट आए हो। राइजो कहता है तो इससे तेरा क्या मतलब बे, मैं चाहे लेट आऊँ चाहे कुछ भी आऊँ तो उससे मतलब। क्रिस कहता है तेरी जानकारी के लिए मैं बता दूं मेरा रैंक 7 है और तेरा रैंक 8 और मैं रैंक से तुझसे ऊपर हूँ, तो अब से तू क्लास में लेट नहीं आएगा। तो तेरा रैंक आया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर है। और ऐसे ही इनके बीच में लड़ाई होने लगती है लेकिन ज्यादा लोग उन पर ध्यान नहीं देते। यूरियन और नूना जाते हैं अपनी सीट पर बैठने के लिए। तभी एला के पास 3rd रैंक जेड आता है जो कि एला से प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। यूरियन उसे देखकर सोच रहा था ये साला हार्ड बनने का ट्राई कर रहा है। इसके बाद जेड यूरियन के पास आता है और कहता है तो तुम यूरियन हो, एला के छोटे भाई। यूरियन कहता है हाँ, लेकिन मैं उसका बायोलॉजिकल भाई नहीं हूँ तो तुम समझ सकते हो। जेड चिढ़ते हुए कहता है कि एला के पास कमाल की स्वॉर्डमैनशिप है और वो इस क्लास में आना डिजर्व करती है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है, तुम इस क्लास में आना डिजर्व नहीं करते। मुझे आशा है कि तुम खुद को प्रूव करोगे। और ऐसे इनके बीच में गर्मा गर्मी होने लगती है। इसके बाद हमें क्लास खत्म होने बाद का समय दिखाया जाता है। यूरियन कहता है आज का दिन कुछ अच्छा नहीं था। एला कहती है हाँ, और यूरियन तो हम स्कूल ऑफ मैजिक में आ चुके हैं और जब तक हमारे सिबलिंग्स भी यहाँ पर नहीं आ जाते चलो यहाँ पे अच्छा वक्त बिताते हैं। यूरियन और नूना आपस में बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि कहते हैं तो ये वो कॉमनर्स हैं जो कि स्कूल ऑफ मैजिक में एडमिशन लिया है इन्होंने। वो दोनों आते हैं यूरियन और नूना का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं हम लोग 2nd क्लास से हैं, तुम्हें हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए और हमें ग्रीट करना चाहिए। और ये क्या, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक कॉमनर होते हुए नोबल जैसे कपड़े पहनने की। ये कहते हुए ये बड़ा सा लड़का यूरियन को एक हाथ से उठाने की कोशिश करता है लेकिन यूरियन हिलता भी नहीं। तभी यहाँ पे जेड आता है और जेड कहता है सुन भाई ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम अपनी दादागिरी कर सको। तुम्हारे ये करने की वजह से मैजिक स्कूल का नाम खराब हो रहा है। और ये सुनते ही सुनवाई गुस्सा हो जाता है और बेचारी नूना पर अटैक कर देता है जिससे नूना को चोट लग जाती है। सुनवाई कहता है तुम्हें हम सीनियर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये देखकर तो भाई यूरियन को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हाइवोन को और यही एडवांस क्लास को देखने वाली है। और प्रिंसिपल और ये दोनों यूरियन और नूना को बुली होता हुआ देख रहे थे। प्रिंसिपल तो कहता है कि हमें उन्हें जाकर रोकना चाहिए लेकिन हाइवोन कहती है 1 मिनट रुको, हमें उन्हें देखना चाहिए कि आखिर ये बच्चा यूरियन करने क्या वाला है। और सीन वहीं से शुरू होता है। एला को देखते ही यूरियन तुरंत एला को संभालने के लिए जाता है और जेड उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है। जेड कहता है यूरियन एला को क्लिनिक लेके जाओ जब तक मैं इन्हें देखता हूँ। और वहीं सुनवाई तो ये सोचकर शौक होता है कि यूरियन उसे छूटकर गया कब, उसे पता ही नहीं चला। वहीं यूरियन नूना को लेकर बैठा हुआ था और सोच रहा था आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई नूना को मारने की। मैं इसको मजा जरूर चखाऊंगा लेकिन मैं अभी अपनी पावर्स को रिवील नहीं कर सकता। वहीं जेड सुनवाई से निपट रहा था तभी यूरियन जेड से कहता है जेड हट जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। जेड कहता है तुम्हें एला को क्लिनिक लेके जाना चाहिए, इसे मैं देख लूंगा। यूरियन कहता है चिंता मत करो, मैं एला को हील कर दूंगा। यूरियन एला को हील करने लगता है और भाई अब यूरियन की हीलिंग स्किल्स को देखकर भाई सभी लोग शौक, हाइवोन, प्रिंसिपल और वो बच्चे सभी लोग शौक हो जाते हैं यूरियन को हील करता हुआ देखकर। वहीं एला हील होकर तुरंत होश में आ जाती है। इसके बाद यूरियन उन्हें सबक सिखाने के लिए पीछे मुड़ता है लेकिन वो देखता है कि उनकी तो पहले ही फटी पड़ी है यूरियन की हीलिंग स्किल को देखकर। जेड यूरियन से पूछता है आखिर तुमने अभी क्या किया। यूरियन कहता है क्या तुम स्टूपिड हो, मैंने इसे हील कर दिया और क्या किया मैंने। इसके बाद हमें बताया जाता है कि हीलिंग स्किल्स चोट को ठीक करने के लिए यूज की जाती है और चोट को ठीक करने के लिए लगभग 5 से 15 मिनट लगते हैं और यहाँ तक कि प्रीस्ट को भी चोट को हील करने के लिए 5 मिनट तो लगते हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने इंस्टेंट हील कर दिया हो और ऐसा हमारे यूरियन ने किया है। और जैसे ही ये बात यूरियन को समझ आती है भाई वो तो शौक हो जाता है और कहता है क्या यहाँ के लोग दूसरों को इंस्टेंट हील नहीं कर सकते। वहीं वो दोनों तो शौक थे लेकिन हमारा जेड सोच रहा होता है कि यार मैं एला के सामने कूल नहीं बन पाया, तो ये एला के सामने कूल बनना चाहता था। और इससे पहले कि आगे कुछ होता हाइवोन वहाँ पर आ जाती है और सबको रोक देती है और हाइवोन मुस्कुराते हुए कहती है इस साल कुछ कमाल के स्टूडेंट हैं। इसके बाद यूरियन और नूना अपने डोम में आते हैं। यूरियन तो अपने डोम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था, लेकिन वहीं नूना सोच रही होती है कि नूना यूरियन से कहती है कि यूरियन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड
शेडो, कम्प्लीटली इंस्टेंट हीलिंग, और मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग अलग हो जाएंगे। लेकिन तभी नूना जोश में कह दिया कि लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे साथ तुम भी हो और मैं एडवांस क्लास में भी हूँ। इसके बाद हमें अगले दिन क्लास का सीन दिखाया जाता है। हाइवॉन वहाँ पर आती है और कहती है कि मेरा नाम हाइवॉन है और मैं तुम्हारी होम रूम टीचर हूँ। हाइवॉन आगे कहती है तो तुम्हारा सॉफ्ट बेड कैसा था और तुम्हारा प्राइवेट रूम कैसा था, और अब से तुम ये स्वादिष्ट खाना जो खा रहे हो और ये अच्छी यूनिफॉर्म पहन रहे हो, ये पता है क्यों है? तुम्हें इतनी सारी फैसिलिटी क्यों दी जा रही हैं? क्योंकि तुम एडवांस क्लास में हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, यहाँ पर एक सिस्टम काम करता है। तुम लोग एडवांस क्लास में इसलिए हो क्योंकि तुमने टेस्ट अच्छी तरह से पास किया है, लेकिन अगर तुम्हारे ग्रेड्स नीचे गिरे तो तुम्हें डिमोटिवेट कर दिया जाएगा और तुम एडवांस क्लास से ऑर्डिनरी क्लास में पहुंच जाओगे। और ये मेरी बात दिमाग में रखना कि लास्ट ईयर एडवांस क्लास में 0 स्टूडेंट थे। और इसके बाद हाइवॉन पढ़ाना शुरू करती है और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करे बिना मत जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हाइवन पढ़ाना स्टार्ट करती है, लेकिन तभी सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि हाइवन मैथ पढ़ा रही थी। इसके बाद क्रिस हाइवन से पूछता है टीचर आप हमें मैथ क्यों पढ़ा रही हैं? क्या हमें मैजिक नहीं सीखना चाहिए? हाइवन कहती है पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मैजिक क्यों सीखना चाहते हो? क्रिस कहता है कि ताकि हम स्ट्रॉन्ग बन के अपने किंगडम की हेल्प कर सके। हाइवन कहती है कि अच्छा जवाब है, हालांकि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हें माना या मैजिक की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है नॉलेज की। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस फायर को बड़ा करने के लिए क्या करूंगी? क्रिस कहता है कि हम इसमें माना इंजेक्ट करेंगे। हाइवन कहते हैं कि सही जवाब, लेकिन अगर क्या हो कि तुम इसमें माना इंजेक्ट नहीं कर पाओ? क्रिस कहता है कि हम सपोर्टिंग मैजिक स्पेल्स का यूज करेंगे। हाइवन कहते हैं कि गलत, सबसे अच्छा तरीका है बिना माना को यूज किए फायर को बड़ा करने का, विंड को यूज करना। और हम देखते हैं कि वहाँ पे विंड की वजह से बहुत ज्यादा फायर हो जाती है। आगे हाइवन कहती है कि जब तुम फायर को विंड के साथ मिलाओगे तो फायर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं यूरियन सोच रहा था कि ये तो सिर्फ एक रिएक्शन है और यही है नॉलेज। चलो एक आसान से टेस्ट के साथ शुरुआत करते हैं। कुछ देर बाद टेस्ट हो जाता है। इसके बाद हाइवन कहती है कि मैं टॉप 3 स्टूडेंट का नाम बताने वाली हूँ जो कि टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है। पहली है प्रिंसेस, दूसरा है राइजो। और भाई ये नाम सुनकर तो भाई क्रिस के तोते उड़ जाते हैं। राइजो क्रिस के पास आता है और कहता है मुझसे ये मत कहना कि तुम टेस्ट में फेल हो गए हो, तुम एक नॉवल हो और तुम स्कूल जल्दी भी आते हो और तुम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 7वें नंबर पर भी आए हो। इसी के साथ ही राइजो कहता है कि हाँ मुझे रैंकिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाइवन आखिरी नाम बताते हुए कहती है कि आखिरी है यूरियन। ये नाम सुनते ही सभी लोग यूरियन की तरफ देखने लगते हैं और यूरियन वहीं अपने ऊपर प्राउड करते हुए हमें बताता है अपनी प्रीवियस लाइफ में मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और इस तरह की प्रॉब्लम को सिर्फ मैं अपने दिमाग में सुलझा सकता हूँ। आगे हाइवन कहती है कि यहाँ पे टेस्ट खत्म होता है और मैं तुम्हें एक प्रेजेंट देना चाहती हूँ। हाइवन उन सभी को एक बैच देती है जो कि उन्हें स्कूल में कुछ भी एक्सेस करने के लिए मदद करेगा, जैसे कि बहुत ही अच्छा खाना जो कि सिर्फ एडवांस क्लास के लिए बनाया जाता है। और इतने अच्छे खाने को देखकर तो यूरियन और नूना दबा कर खाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट और हाइवन जंगल में थे। हाइवन कहती है कि ये क्लास हंटिंग क्लास होने वाली है और ये क्लास सुबह की क्लास की तरह नहीं होगी, इसका तुम्हारे ग्रेड्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा और सबसे बुरा ये होगा कि तुम ऑर्डिनरी क्लास में डिमोटेड कर दिए जाओ। इसके बाद हाइवन फिर कहती है कि लेकिन अभी भी तुम हंटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा यंग हो, इसलिए तुम्हारे सीनियर्स तुम्हारे साथ जाएंगे हंटिंग करने के लिए। और हम देखते हैं उन्हीं सीनियर्स को जो कि यूरियन और नूना को परेशान कर रहे थे। वो सीनियर्स कहते हैं कि तुम एरोगेंट बास्टर्ड, हम फिर से मिल गए। तुमने सुना ना, उन्होंने कहा कि टीम वर्क इम्पोर्टेंट है और अगर हमने इसके बारे में रिपोर्ट कर दी कि तुमने अच्छा नहीं किया तो तुम्हारे ग्रेड्स नीचे गिर जाएंगे। ये सुनकर जेड और नूना डरने लगे थे। जेड कहता है एला और यूरियन हमें अब की बार इनकी बात सुननी पड़ेगी, हालांकि ये बहुत गलत है लेकिन फिर भी हमें हर कीमत पर एडवांस क्लास में रहना है। मुझे ये समझ नहीं आता जो हर बार मिलते हैं तो इतना बुरा मुंह क्यों बनाते हैं। यूरियन मन मन में कहता है जरा इनकी शक्ल तो देखो, मैंने अपने ग्रेड ऐसे ही कम करवाने नहीं दे सकता। तभी यूरियन को एक आइडिया आता है। यूरियन बड़े प्यार से कहता है एक्सक्यूज मी रेस्पेक्ट सीनियर्स, एक बेट लगाने के बारे में क्या ख्याल है? पतला वाला लड़का कहता है आखिर तुम जैसे लूली कॉमनर की हमारे साथ बेट लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई? यूरियन कहता है हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये सुनकर पतला वाला लड़का उनकी तरफ एक शॉर्ट्स का ड्रम फेंकते हुए कहता है इन शॉर्ट्स को उठाओ, हम एक मॉक बैटल करेंगे, अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें एक्नॉलेज कर लेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना ये असली शॉर्ट्स हैं और तुम्हें चोट भी असली लगेगी। पहले तो यूरियन लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं लेकिन अचानक ही वो खुश हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस मॉक बैटल की कुछ भी चिंता नहीं है। इसके बाद हमें दिखाते हैं वो मोटा सा लड़का सनबाई नूना के ऊपर अटैक करता है, लेकिन नूना उसके अटैक को रोक लेती है क्योंकि नूना ने अपनी शॉर्ट में माना इन्फ्यूज कर लिया था। नूना कहती है पिछली बार की तरह अब की बार मैं अपना गार्ड डाउन नहीं करूंगी। सनबाई कहता है हे प्रोटेक्शन स्पेल यूज करो। वो पतला लड़का प्रोटेक्शन स्पेल यूज करने जा ही रहा होता है तभी उसके पीछे से जेड आ जाता है और जेड अपनी डीमन शॉर्ट से उसकी स्टाफ को ही काट देता
जाता है। अब क्योंकि सुनवाई की टीम का सॉर्सरर हार चुका था, इसलिए सुनवाई अब दूसरी टीम के सॉर्सरर को हराने के लिए जाता है, यानी कि यूरियन को हराने के लिए जाता है। सुनवाई यूरियन की तरफ जा ही रहा था, तभी सुनवाई को डार्क और फील होने लगता है। तभी नूना कहती है कि यूरियन अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे एक मॉन्स्टर है। हम देखते हैं यूरियन के पीछे एक मॉन्स्टर था जो कि यूरियन पर स्ट्राइक करने वाला था, लेकिन नूना अपनी जान को खतरे में डालकर यूरियन की जान को बचा लेती है, लेकिन इससे नूना को चोट लग जाती है। ये देखकर जेड अपनी डीमन स्वॉर्ड की सेकंड फॉर्म हेलेक्स का यूज करके उस मॉन्स्टर को मार देता है। और यहाँ देखो इन सीनियर्स को जो कि इस मॉन्स्टर को देखकर ही डर चुके थे। अब यहाँ पे यूरियन ने नूना को हील कर दिया था। ये सब देखकर सुनवाई कहता है तुम बच्चे पास हो गए, हम टीचर्स को गलत रिपोर्ट नहीं दे सकते, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमने तुम्हें अभी भी एक्नॉलेज नहीं किया है। इसके बाद हमें एक झोपड़ी के अंदर हाइवन को दिखाया जाता है। हाइवन कहती है उनके सामने एक औरत और एक आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी कहता है हाँ हाँ हम जानते हैं कि ये बहुत सडन चेंजेस हुए हैं। वो औरत कहती है क्योंकि आप ये पहली बार कर रही हैं, इसलिए आपको इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हम ऐसा करते रहते हैं। हाइवन कहती है सच में, तो क्या हम क्लास के दौरान भी ऐसा कर सकते हैं? इस पर वो आदमी कहता है टीचर हाइवन, आपको सेकंड ईयर के स्टूडेंट पर विश्वास करना चाहिए। वो लड़की कहती है कि हाँ हाँ कभी कभी टीचर्स को भी ब्रेक लेना चाहिए। इसके बाद हाइवन मन मन में सोच रही होती है कि अचानक से थ्योरी क्लास को मॉन्स्टर हंटिंग क्लास में बदल देना और ये लोग अजीब तरीके से मुझे काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हाइवन गुस्से में कहती है कि आखिर इनकी मेरे स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत भी कैसे हुई, क्या मुझे इनकी हिम्मत की तारीफ करनी चाहिए? इसके बाद हाइवन अपना प्रेशर रिलीज करती है, जिसे देख करके वो दोनों लोग डर जाते हैं। इसके बाद हाइवन कहती है चलो देखते हैं, आखिरकार मेरे स्टूडेंट भी तो एडवांस क्लास से हैं। इसके बाद हमें एक आवाज सुनाई जाती है जो कि कहती है एक फैमिली जो कि डीमन स्वॉर्ड का यूज करती है, तो तुम ही जेड हो। इसके बाद वो आवाज सुनवाई से कहती है कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर वो कॉमनर सिबलिंग्स यहाँ पर नहीं है। सुनवाई डरते हुए कहता है कि हाँ हम केवल जेड को ही ला पाए। वो आवाज कहती है कि चलो ये ठीक है, और हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि कहता है जेड मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। इस लड़के का नाम है सेकंड ईयर एडवांस क्लास रैंक 1 लायरल। इसके बाद हमें बताया जाता है कि करंटली अभी सेकंड ईयर के ग्रुप को डेविल डेन कहा जाता है, और एक रीजन है जिसकी वजह से इस बंदे को रैंक फर्स्ट पर रखा गया है। इसके बाद हमें लायरल के एंट्रेंस टेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है। लायरल कहता है सभी मुझे ओबे करो। उसके सामने के दो बंदे कहती है कि हम सब नॉवेल्स हैं और तुम फर्स्ट रैंक हो, इसलिए हम तुम्हें ओबे करें। तुम्हें लगता है कि ये स्कूल एक जोक है? इसके बाद हमें बताया जाता है कि उस वक्त एडवांस क्लास में 10 लोग थे और इस बंदे लायरल ने उन 9 लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा, और उनमें से 3 बंदों ने सरेंडर कर दिया और बाकी के 6 बंदों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और अभी सेकंड ईयर एडवांस क्लास में सिर्फ 4 लोग हैं। इसके बाद प्रेजेंट में आते हैं। जेड सोच रहा होता है कि आखिरकार सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ क्या कर रहे हैं। इसके बाद लायरल कहता है कि जेड यहाँ पर आने से पहले मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ र्यूमर्स सुने थे, तुम्हें एक बहुत बड़ा मिशन दिया गया है, अगर तुम एडवांस क्लास से पास नहीं हुए तो तुम्हारी फैमिली कोलैप्स हो जाएगी। इसके बाद कहानी जेड के पास्ट में जाती है। जेड हमें बताता है कि मैजिक टूल्स इस किंगडम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि एक मैजिक बोर्ड जो कि वाटर को क्रिएट करती है और एक मैजिकल स्वॉर्ड जो कि फायर को क्रिएट करती है, लेकिन अभी डीमन स्वॉर्ड फैमिली बहुत ज्यादा डिक्लाइन में है। इसके बाद जेड का फादर जेड से कहता है कि जेड चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें एडवांस क्लास से ग्रेजुएट होना ही होगा। अगर तुम एडवांस क्लास से ग्रेजुएट नहीं हो पाए तो तुम्हारे फादर, तुम्हारी मदर, सब लोग मारे जाएंगे। इसके बाद प्रेजेंट में लायरल जेड से कहता है जेड मैं तुम्हें एडवांस क्लास से ग्रेजुएट करवा सकता हूँ। इसके बाद लायरल हमें बताता है कि इस क्लास पर बहुत बड़े बड़े लोग नजर रखे हुए हैं और हम उनकी पावर्स का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और उन्होंने हमें एक मिशन दिया है, और अगर हम उनकी इसमें मदद करते हैं तो वो हमें एडवांस क्लास से ग्रेजुएट करवा सकते हैं। जेड कहता है कि तो मैं इसमें क्या करूं? लायरल कहता है तुम्हें करना ये है कि तुम्हें उन कॉमनर सिबलिंग के पास जाना है और तुम्हें वही करना है जो कि मैं तुमसे कहूँ, और एडवांस क्लास से ग्रेजुएट होने की कंपैरिजन में ये तो बहुत ज्यादा इजी है तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी फैमिली बहुत कठिन समय से गुजर रही है, तो अब तुम्हारे पास एक मौका है अपनी फैमिली को बचाने का। इसके बाद जेड नूना और यूरियन के पास आता है। नूना कहती है जेड आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, और वो सीनियर्स कहाँ चले गए? यूरियन कहता है अब ये मत कहना कि वो हमारी टीम वर्क के बारे में टीचर्स को रिपोर्ट करने गए। ये बात सुनकर नूना पीछे मुड़ती है। तभी जेड उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन जेड ने अटैक नहीं किया था, उन सबको एक केज में, एक डेमोनिक स्वॉर्ड के केज में कैद कर दिया था। इसके बाद जेड हमें बताता है कि इस स्वॉर्ड के बीच में हाई वोल्टेज माना पावर है, अगर तुमने इन्हें टच किया तो तुम सिंपली हील नहीं हो पाओगे। यूरियन कहता है तो तुमने ये सब इस डेमोनिक स्वॉर्ड का यूज करके किया, तुम तो काफी स्किल्ड हो। इसके बाद जेड यूरियन और एला से कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन फिलहाल तुम ऐसे ही रहो। उन सीनियर्स ने मुझसे कहा है कि मैं अकेले ही अंकों को ले सकता हूँ और मुझे हर हालत में एडवांस क्लास में रहना है, और तुम जैसे आम लोगों के लिए पढ़ाई को छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है, और इसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन क्लास को खत्म होते ही मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं लायरल जेड को मारते हुए कहता है कि मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि तुम्हें उन भाई बहनों के बॉडी पार्ट्स काट देने हैं, और हमें दिखाया जाता है कि तब लायरल ने जेड से क्या कहा था। लायरल कहता है उन भाई बहनों को ढूंढो और उनके बॉडी पार्ट्स काट दो। आगे लायरल कहता है कि हमें उन कॉमनर्स को असासिनेशन करने का मिशन मिला है, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक टीचर्स भी यहाँ
यहाँ पर अभी नहीं आ सकते। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं और हम हायर अप्स को डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। और जेड, तुम्हें भी तो अपनी फैमिली को बचाना है, तो तुम्हारे पास एक मौका है। और अभी प्रेजेंट में हम जेड को देखते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा चोट लगी थी। लायरल जेड से कहता है, लगता है कि तुम एडवांस क्लास से ग्रेजुएट नहीं होना चाहते और तुम उन गरीब लो लाइफ कॉमनर्स के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। जेड अपनी ऐसी हालत में भी कहता है कि वो लोग कोई कॉमनर्स नहीं है, वो लोग एला और यूरियन है। आगे जेड कहता है कि एला बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो इस क्लास में आना डिजर्व करती है। हालांकि यूरियन वीक है लेकिन वो मैजिक में बहुत ज्यादा अच्छा है और वो बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है। मुझे यकीन है कि वो बड़ा होकर बहुत अच्छा इंसान बनेगा और उसकी हीलिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी है। उन दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लायरल कहता है कि लेकिन तुम्हारी फैमिली के पास अब तो निराशा के सिवा कुछ नहीं बचा। एक हाई रैंकिंग नोबल के ऑर्डर्स को इंटरफेयर करने के क्राइम में तुम्हारी फैमिली अभी के अभी तबाह हो जाएगी और तुम्हारे वो छोटे छोटे भाई, उन बेचारों को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद हमें जेड के छोटे सिबलिंग्स को दिखाया जाता है जो कि उसे हंस हंस कर बात कर रहे थे। ये देखकर लायरल कहता है, अभी भी देर नहीं हुई है जेड, मेरा हाथ थाम लो। और ऐसे ही लायरल जेड के भाई बहन के नाम पर जेड को भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन जेड लायरल का हाथ झटकते हुए कहता है कि दफा हो जाओ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली में सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। तभी लायरल कहता है कि तुम्हें इस बात का बहुत रिग्रेट होगा जेड। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करे बिना मत जाना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।